हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन इजी प्रेप्स। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में हीट एंड मास ट्रांसफ़र। बेसिकली हमारे सिलेबस में हीट ट्रांसफ़र ही रहता है, बट चूंकि हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र एनालॉगस होता है तो थोड़ा सा आपको जो भी बुक वगैरह प्रिफर्ड करोगे उसमें हीट एंड मास ट्रांसफ़र दोनों रहता है। तो हमारे सिलेबस में बहुत ही छोटा सा पार्ट मास ट्रांसफ़र का रहेगा, एट द एंड उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो हमारे अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ठीक है। चलिए, तो हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र में बेसिकली अगर जो मेन टॉपिक हम लोग बात करें कि सर हीट ट्रांसफ़र के लिए बेसिकली क्या क्या टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, मास ट्रांसफ़र क्या, हीट ट्रांसफ़र बेसिकली क्या होता है और वो कौन कौन से लॉ पर परफॉर्म करते हैं। दूसरा जो आप देखने जा रहे हो, जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ द कंडक्शन, और नेक्स्ट चैप्टर अपना हो जाएगा कन्वेक्शन, फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना हो जाएगा रेडिएशन, और फिर एक और चैप्टर आपको मिलेगा दैट इज द हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन भी आपको देखने को मिलेगा हमारे सिलेबस में, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ से भी जनरली एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक से चैप्टर है। मास ट्रांसफ़र बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग भी डील कर लेने वाले हैं अपने लेक्चर के आखिरी में, ठीक है। तो ये हीट ट्रांसफ़र का अपना सिलेबस होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन, फिर 3 तरह के हीट ट्रांसफ़र होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। एक एडिशनल चैप्टर है हीट एक्सचेंजर, और बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा मेन पूरा का पूरा सिलेबस होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट आप कोशिश करो अगर खुद से नोट्स बना सको तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अपने बनाए हुए हाथों से नोट्स का कोई जवाब नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि सर इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें समझना होगा कि हीट ट्रांसफ़र कहते किसे हैं। व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। तो आप सभी लोग शुरू से जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या है, तो एक लाइन आप उसको ज़रूर लिख लेंगे कि हीट ट्रांसफ़र क्या है। So heat transfer is a energy transfer या energy exchange. Heat transfer is a energy transfer, is an energy transfer. Heat transfer is an energy transfer which occurs due to temperature difference, which occurs due to temperature difference. हीट ट्रांसफ़र एक एनर्जी ट्रांसफ़र है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, यानी हीट ट्रांसफ़र एनर्जी का एक्सचेंज है, और ये एनर्जी का एक्सचेंज किसकी वजह से होने जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होने जा रहा है, ठीक है। और आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में एक बात पढ़ी होगी कि क्लैसियस स्टेटमेंट के अनुसार, मैं दूसरे पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्लैसियस स्टेटमेंट, आप ये बात बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू क्लैसियस स्टेटमेंट, जो हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू क्लैसियस स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र
डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर will be from higher temperature to lower temperature, higher temperature to lower temperature. क्लैसियस स्टेटमेंट, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं रिकॉल नहीं कराने जा रहा हूँ, बट हाँ, क्लैसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के लिए होता है। बट ऐसा नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र लोअर से हायर नहीं हो सकता, लोअर से हायर भी हो सकता है, बट वहाँ पर कोई एक एक्सटर्नल इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से आप हीट का ट्रांसफ़र लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जनरली बात करने जा रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र विदाउट किसी एक्सटर्नल इनपुट के हम लोग बात करें तो वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होने जा रहा है। लोअर से हायर भी कर सकते हैं बट एक्सटर्नल इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हम लोगों ने दो बातें समझने की कोशिश की है अपने पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में, कि हीट ट्रांसफ़र क्या है। तो हीट ट्रांसफ़र एक एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी ट्रांसफ़र है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात कि जो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के लिए होगा। किन्होंने बताया था? क्लैसियस स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें कि सर ये हमारे पास एक कप है और इस कप में लेट अस से कि सर 70 डिग्री सेल्सियस का टी है, 70 डिग्री सेल्सियस का, और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट का ट्रांसफ़र जो होगा वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर यानी टी टू सराउंडिंग होगा। ये अपना टी है और टी टू सराउंडिंग इस बार हीट ट्रांसफ़र होने जा रहा है। तो हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जो कि इस पर्टिकुलर केस में आपने कहा टी टू सराउंडिंग होगा। बट एक और एग्जांपल से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि सर ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, जो भी आपका मन पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक होगा, ठीक है, उसको आप इमेजिन कर सकते हो, और ये कोल्ड ड्रिंक लेटस से 10 डिग्री सेल्सियस पर है और बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस बार जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी इस बार हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन होगा वो सराउंडिंग टू कोल्ड ड्रिंक होगा। यानी दैट्स वाई आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इसी वजह से चाय हीट लॉस कर रही है और इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक हीट गेन कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और चूंकि चाय हीट लॉस कर रही है तो इसका टेम्परेचर धीरे 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 फॉल होगा, और कोल्ड ड्रिंक हीट गेन कर रहा है इसलिए इसका टेम्परेचर धीरे 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 गेन होगा, यानी ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। यानी रखी हुई चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाती है क्योंकि वो हीट लॉस करता है, और रखा हुआ एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रखा हुआ कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे गर्म हो जाएगा क्योंकि वो हीट रिसीव कर रहा होता है। तो हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन होगा, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हीट को, हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा, और हीट ट्रांसफ़र जो है वो क्या है, वो एनर्जी एक्सचेंज है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब सवाल ये उठता है कि सर जब हम लोग अपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हम लोग जब हीट ट्रांसफ़र पढ़ चुके हैं, जब हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में हीट ट्रांसफ़र पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर इस सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? जब हीट ट्रांसफ़र आप पहले पढ़ चुके हो तो यहाँ पर एडिशनल आपको हीट ट्रांसफ़र क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो समझने वाली यही इंपॉर्टेंट बात है। जब आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के अमाउंट के लिए बात किया था कि हीट ट्रांसफ़र का अमाउंट क्या है, बट यहाँ पर हम लोग हीट ट्रांसफ़र के रेट के लिए बात करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट अस से
कि हमारे पास एक चाय है, कप में रखा हुआ है चाय, और इस चाय का जो टेम्परेचर है वो अगेन मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। लेट अस से मास जो चाय का है वो है 0.1 kg और इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो मान लेते हैं 2 है। हमें नहीं पता क्या है, बट एक रैंडम सा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कर लेते हैं। अब आपको पता है कि चाय हीट लॉस करेगा, और जब चाय हीट लॉस करेगा तो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो Q यानी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो होगा mc डेल्टा T। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि भाई लिक्विड है वो हीट लॉस कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा, वो mc डेल्टा T। m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1, c की वैल्यू 2 और डेल्टा T की वैल्यू 70 to 30, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कब तक हीट ट्रांसफर होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। भाई टेम्परेचर डिफरेंस ही तो हीट ट्रांसफर करा रहा है, तो दोनों के बीच हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। इसका टेम्परेचर 70 है, इसका टेम्परेचर 30 है, तो हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक ये 70 गिरते 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 30 तक ना पहुंच जाए। तो चाय का टी का आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 70 और 30, 70 माइनस 30 दैट इज द 40। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास जो यूनिट हो जाएगा 8 किलो जूल हो जाएगा। या इसी को आपका कोई दोस्त है जो बोल सकता है सर ये 8000 जूल है, 8000 जूल। अब सवाल ये उठता है कि ये कितने देर में ठंडा होगा। 70 to 30 आ गया, बट ये कितने टाइम में ठंडा हुआ। लेट अस से कि ये जो टाइम है, इसने जो टाइम लिया, लेट अस से इसने जो टाइम लिया वो टाइम लिया 80 सेकेंड का। लेट अस से जो इसने टाइम लिया वो कितना लिया, 80 सेकेंड का। तो यहां पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा वो हो जाएगा Q अपॉन टाइम। Q है 8000 और टाइम इसने लिया 80, यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये 80 और ये 80 गायब हो जाएगा, ये बचेगा 100, यहाँ पे 1 बचेगा। 100 जूल पर सेकेंड या 100 वाट। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। 100 वाट या 100 जूल पर सेकेंड। यहां पे जो पहला केस था आपके पास, यहां पर आपने अमाउंट के लिए बात किया, इस केस में आपने रेट के लिए बात किया। तो यहां पर आप अमाउंट के लिए इंटरेस्टेड हो और यहां पर आप रेट के लिए इंटरेस्टेड हो। तो पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं आप, अमाउंट अगर है तो 8 किलो जूल या 8000 जूल होगा, रेट अगर है तो 100 जूल पर सेकेंड या 100 वाट होगा इस पर्टिकुलर गिवन एग्जांपल के लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सर 8 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ या 100 वाट के रेट से हीट ट्रांसफर हुआ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और HMT वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। यानी HMT वाली क्लास में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं किसके लिए, HMT वाली क्लास में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं रेट के लिए, और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं अमाउंट के लिए। यानी अगर मैं इसको आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ कि सर हम लोग बेसिक थर्मो या बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और HMT दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर। जब हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने अमाउंट ऑफ, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर की बात हुई थी और यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर की बात हुई थी।
यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र की बात हुई थी, यहाँ पर भी हीट ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मगर यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बात करोगे आप, और यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करोगे आप। यानी यहाँ पर जब आप डिस्कस करेंगे तो यूनिट होगा जूल या किलो जूल, बट यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो यूनिट होगा जूल पर सेकेंड या फिर वाट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात सबसे पहली क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र तो पढ़ रहे हैं, मगर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम लोग बेसिक थर्मो जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ भी हीट ट्रांसफ़र पढ़े हैं, और इस सेमेस्टर में भी HMT पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जूल यानी अमाउंट के लिए, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेट के लिए। तो थ्रू आउट आपके HMT वाले सब्जेक्ट में हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र या अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी जूल पर सेकेंड या वाट के साथ डील करते हैं। अब अगर आपका दिमाग इंजीनियरिंग वाला है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि सर ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़रूरी क्यों है? ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़रूरी क्यों है? क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इतना ज़रूरी था कि हम लोग को एक नया सेमेस्टर में एक नया सब्जेक्ट ही पढ़ने को मिल जा रहा है? ये दिमाग में आना चाहिए। हम लोग अमाउंट के साथ ही खुश क्यों नहीं थे? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के साथ क्यों जा रहे हैं? क्या रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इतना ज़रूरी है? अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है सवाल, तो अब आना चाहिए कि सर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इतना ज़रूरी है कि आपने उसके लिए एक सेमेस्टर में एक नया टॉपिक ही, नया सब्जेक्ट ही हम लोग को मिल चुका है। तो अब इसके लिए सोचें आप ज़रा, देखें आप, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो ज़रूरी क्यों है? मैं एक दो एग्जाम्पल से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जब आप शाम को, रात को ग्लास में आपको गरम गरम दूध मिलता है पीने को, और उसको आप जल्दी पीना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस दूध को बाउल में गिराकर फिर उसको पी लेते हैं। तो बाउल में गिराने से होता क्या है कि वो उसका एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ गया, यानी वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो आपको उसको पीने में सहूलियत होगी, आराम होगा। अब इस बात को समझे ज़रा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिस बॉडी का जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग उसके पास एरिया भी ज़्यादा होगा, यानी एरिया ज़्यादा करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा करना होगा। या बहुत सारी जगह पे आप इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे, कि जब भी आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दूध वाला एग्जाम्पल दे दिया। वैसे आप खुद सोच सकते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी जगहों पर ये बात होता है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया। यानी जब भी किसी डिवाइस का, जब भी किसी कंपोनेंट का आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ाना चाहेंगे, तो इसका मतलब आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ये बात समझनी चाहिए आपको। जब भी किसी डिवाइस का रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ाना चाहेंगे तो उसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, या एरिया बढ़ाकर आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इस बात को आप समझ लो कि एरिया के साथ डील करने का मतलब ये हुआ कि आप डिज़ाइन के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हो। भाई किसी बॉडी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो आप, इसका मतलब क्या हुआ? किसी बॉडी का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो आप, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो। मेरे ख्याल से अब आपको समरी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि सर यहाँ पर हम लोग अमाउंट के साथ बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर रेट के साथ बात करेंगे। अच्छा ठीक है सर, रेट के साथ बात कर लिया, मगर रेट के साथ बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रेट जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है।
और एरिया फाइंड आउट करना मतलब उसको डिजाइन करने की बात हो रही है। कोई सा भी, जैसे दूध वाला मैंने एग्जांपल लिया, एक दो और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अब आप अपनी कार का बोनेट उठाओ तो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आएगा जिसको हम लोग रेडिएटर कहते हैं। रेडिएटर में क्या होता है कि पानी गर्म सर्कुलेट होता है जिसको वो ठंडा करके वापस से इंजन में भेजता है, ठीक है। तो यानी रेडिएटर हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करता है, यानी हीट ट्रांसफर की कहानी हो रही है। अब आपके पास एक कार है और आप कल्पना करो आपके पास एक ट्रक भी है। अब आप उस ट्रक का रेडिएटर देखो और कार का रेडिएटर देखो, आप ये पाएंगे कि कार का रेडिएटर का डायमेंशन कम है और ट्रक के रेडिएटर का डायमेंशन ज्यादा है। क्योंकि ट्रक हैवी व्हीकल है तो वहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा चाहिए। कार लाइटर व्हीकल है तो वहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम चाहिए, तो एरिया वहां पर छोटा होगा कार के कंडीशन में और ट्रक के कंडीशन में बड़ा होगा। इट मीन्स आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सर रेट और एरिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जब रेट आप निकालोगे तो इसका मतलब एरिया निकालोगे, और एरिया निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या कि आप डिजाइन कर रहे हो। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है इस बात को कि रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिकॉज हम लोग इंटरेस्टेड हैं किस बात के लिए, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां पे नोट कर सकते हो कि सर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is necessary for us because we are interested to design the size of component. टू डिजाइन द साइज ऑफ कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट की साइज को डिजाइन करना है, एरिया को डिजाइन करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं। तो देखो आपके हो सकता है ये सेमेस्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ये सेमेस्टर में आपसे ना पूछे कि यहाँ पर रेट क्या होता है, रेट क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सब हो सकता है सेमेस्टर में ना पूछे। बट श्योर है कि आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट डेवलप में जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं सीखेंगे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करना चाहते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं। तो बेसिकली आपको पता है हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं, दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीन तरीके का हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आपने पहले क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने क्या बातें कर लिया, अभी तक हम लोगों ने बातें कर लिया कि सर हीट ट्रांसफर पे अपना सिलेबस क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मोटी मोटा हिसाब से एवरेज बात कर ली। तो आपने पहले बेसिक बात समझा कि हीट ट्रांसफर कहते किसे हैं। तो आपने कहा हीट ट्रांसफर एनर्जी एक्सचेंज है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। दूसरी बात कि हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और तीसरी बात आपने कहा कि सर हीट ट्रांसफर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं,
तो बार बार क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो हीट ट्रांसफ़र इस वजह से बार बार पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं हीट ट्रांसफ़र के रेट के लिए। जबकि आपने जो थर्ड सेमेस्टर में बेसिक थर्मो पढ़ा था उसमें हम लोग अमाउंट के लिए इंटरेस्टेड हैं। वहाँ पर आपने बात किया था कि क्या क्या लॉज हैं जिनके पीछे हीट ट्रांसफ़र वर्क करता है। यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हो कि कौन कौन से तरीके से हीट ट्रांसफ़र आप करा रहे हो। तो एरिया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जानना है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्यों जानना है? बिकॉज एरिया आपको निकालना है, और एरिया निकालने का मतलब आप क्या करना चाहते हो? डिज़ाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से बातें हो गई। अच्छा, कितने तरीके के हीट ट्रांसफ़र होंगे? 3 तरीके के हीट ट्रांसफ़र होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं आपको राइट डाउन करने का मौका नहीं दूंगा। ये आपको जब वीडियो मिलेगा, जिस पॉइंट पे आपको राइट डाउन करना है, आप वीडियो को पॉज करें और वहाँ पर उसको अच्छे से राइट डाउन कर लें। राइट डाउन करने के बाद फिर से प्ले करें और फिर से वीडियो को आगे देखना शुरू करें। ठीक है, तो ये तरीका होगा जिससे हम लोग अपने नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, तो 3 तरीके हैं यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र का तरीका कंडक्शन। ठीक है, अभी ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है। कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों ही हीट ट्रांसफ़र का तरीका है। कैसे कैसे है तरीका, उसके बारे में हम लोग को बात करना है कि कैसे कैसे ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंडक्शन जो होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होगा। ये आप देखें, ये आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के अरेंजमेंट है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझे जरा। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जिस सिस्टम में रखे जाते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिस सिस्टम में रखे जाएंगे उसी सिस्टम का उसी सिस्टम के उससे मतलब ही नहीं है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड को सिस्टम से मतलब ही नहीं है कि सिस्टम कैसा है। सॉलिड जिस किसी भी सिस्टम में रखा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड हमेशा अपने शेप, साइज और वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करेगा, सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी सॉलिड का शेप एंड साइज फिक्स होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास जो मार्कर है, अगर वो सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का ही रहेगा, चाहे ये मेरे पॉकेट में रहे, चाहे टेबल पे रहे, चाहे पानी में रहे, चाहे हवा में रहे, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही रहेगा। लिक्विड की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होगा मगर उसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होगा। और गैस की बात करें तो गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप एंड साइज फिक्स होता है। अब हमें कंडक्शन के लिए बात करना है हीट ट्रांसफ़र का, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे कि सर सॉलिड के थ्रू कैसे हीट ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो आप। तो सबसे पहले आप सॉलिड के लिए बात कर लेते हैं कि सर सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र कैसे होने जा रहा है। ठीक है, सॉलिड में, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपने देखे होंगे। अभी ये जो डायग्राम था उससे भी देख लिया, मगर मैं आपको एक 3 डायमेंशनल अगर डायग्राम दिखाऊं तो ये सॉलिड का ये डायग्राम हो गया। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं भाई। अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, आप यहां से समझें जरा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये आपको सॉलिड मॉलिक्यूल्स का ये एक मीन पोजीशन, ये एक मीन पोजीशन, ये एक मीन पोजीशन, ये एक मीन पोजीशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको मीन पोजीशन इसके दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो सॉलिड के मीन पोजीशन आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा कर दूं क्या? हाँ, ये जो सॉलिड के मीन पोजीशन आपको दिख रहे हैं, सॉलिड करता क्या है? सॉलिड अपने मीन पोजीशंस के ही
अबाउट में वाइब्रेशंस करते रहते हैं। सॉलिड क्या करते हैं, जिस मॉलिक्यूल जिस ओरिएंटेशन में है उसी ओरिएंटेशन में रहेगा, बट अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करते रहते हैं, वाइब्रेशंस करते रहते हैं, वाइब्रेशंस करते रहते हैं। ये वाइब्रेशंस क्या करेगा, ये वाइब्रेशंस जो है जब कोलिजन होगा अपने एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल्स के साथ तो अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा। आराम से समझिएगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेशंस करते रहते हैं जिस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब कि उनके पास करस्पॉन्डिंग उनका टेम्परेचर ज़्यादा है। जिस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी करस्पॉन्डिंग, वहाँ पर आप देखेंगे कि उनके पास वाइब्रेशंस ज़्यादा होगा, और जिनके पास एनर्जी कम होगी वहाँ पे वाइब्रेशंस कम होगा। तो हायर एनर्जी वाइब्रेशंस ज़्यादा, लोअर एनर्जी वाइब्रेशंस कम। तो जब हायर एनर्जी का मॉलिक्यूल्स यानी ज़्यादा वाइब्रेशंस वाला मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यानी कम वाइब्रेशंस वाले मॉलिक्यूल्स से टकराएगा तो अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर देगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर एनर्जी बढ़ जाने का मतलब फिर उसका वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा, फिर वो अपने एडजेसेंट वाले के साथ कोलिजन करेगा, फिर उसको अपनी एनर्जी देगा, फिर एडजेसेंट वाले को देगा, फिर उसको एनर्जी मिलेगी। यानी एक मीन पोजीशन से दूसरे मीन पोजीशन में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। एक मॉलिक्यूल से आखिरी तक मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, उनके वाइब्रेशंस की वजह से। तो कंडक्शन जो सॉलिड में हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्शन जो सॉलिड में हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वाइब्रेशंस की वजह से हो रहा है। वाइब्रेशंस, एक और एग्जांपल से समझिए जरा। मान के चलते हैं हमारे पास ये रॉड है, मान के चलते हैं ये हमारे पास आयरन का रॉड है, और इस आयरन के रॉड को यहां पर कैंडल के थ्रू आप इसको गर्म कर रहे हो। तो जब आप यहां पे हीट दे रहे हो, यहां पे गर्म कर रहे हो, तो यहां के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा। तो जब वाइब्रेशंस बढ़ जाएगा तो ये बगल वाले मॉलिक्यूल से जब कोलिजन करेंगे तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे वो अपनी वाइब्रेशंस को यानी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। फिर ऐसे करते 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 आयरन में यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहाँ तक टेम्परेचर राइज हो जाएगा। एनर्जी मतलब टेम्परेचर राइज हो जाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से एनर्जी ट्रांसफर होते 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 यहां तक आप पहुंच गए, यानी हीट का ट्रांसफर यहां तक हो गया। क्या कहना चाह रहे हो आप कि सर एनर्जी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, यानी हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया। कैसे हो गया? लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से। लैटिस नाम क्यों दे रहे हो आप? वाइब्रेशंस केवल नहीं कहेंगे, लैटिस वाइब्रेशंस कहेंगे। लैटिस वाइब्रेशंस क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉलिड जो होता है वो जाल जैसा अपना स्ट्रक्चर बना के रखता है। आपको ये जाल जैसा नजर आ रहा होगा। तो इस जाल जैसे अरेंजमेंट को आप कहते हो लैटिस। चूंकि ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? लैटिस वाइब्रेशंस। तो सॉलिड में अगर आपसे कोई पूछे कि हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, तो हमारा जवाब होगा कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है? लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से। ठीक है, अब हम लोग बात करना चाहते हैं, ये पहली बात हो गई। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि लैटिस वाइब्रेशंस के अलावा भी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? जी हाँ, बिल्कुल रखता है। जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं और वो क्या करते हैं? हमेशा घूमते रहते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को
लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो सॉलिड में हीट का ट्रांसफर दो वजहों से होगा, बात समझने वाली है। सॉलिड में हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से होगा? दो वजहों से, एक लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से और एक मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इन दो वजहों से सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होगा। अच्छा, इसमें से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेट 30% हीट का ट्रांसफर होता है, और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कहा जाता है अप्रॉक्सीमेट 70% ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो 70% हीट ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप इस बात को समझ रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो किस में होता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता है मेटल में, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी नॉन मेटल में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मगर केवल और केवल लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से होगा, और जिसकी वैल्यू जो है, जिसका परसेंटेज जो है वो कम है। तो यानी ये अगर वुड का ब्लॉक है और यहाँ पे आप गर्म कर रहे हो कैंडल लगा के, तो सर क्या ये यहाँ पे गर्म नहीं होगा, मगर आयरन की तुलना में ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। एज कंपेयर टू आयरन ये काफ़ी टाइम लेगा। आयरन मेटल है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, वो ज़्यादा भागते रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र करवा देगा। जबकि लैटिस वाइब्रेशंस जो है वो उतना डोमिनेटिंग नहीं है। तो सॉलिड में दोनों तरह से हीट ट्रांसफर होगा, लैटिस वाइब्रेशंस और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको देखना पड़ेगा आपका सॉलिड कौन सी कैटेगरी का है। अगर सॉलिड मेटल की कैटेगरी का है तब तो दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सॉलिड अगर नॉन मेटल की कैटेगरी का है तो उसमें हीट ट्रांसफर केवल और केवल लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीट का ट्रांसफर अच्छे से किस में होता है, मेटल या नॉन मेटल, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हीट का ट्रांसफर अच्छे से मेटल वाली कैटेगरी में होगा, क्योंकि नॉन मेटल में एक ही तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, और वो भी गंदा वाला तरीका है। दैट इज कौन सा? गंदा वाला इन द सेंस कि परसेंटेज कम है, और मेटल्स में दोनों की वजह से होगा, और अच्छा वाला मेटल्स में है। तो मेटल्स में हीट का ट्रांसफर अच्छे से होगा। आप इस बात को प्रैक्टिकली एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया उससे भी आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लूइड में, ये सॉलिड की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा। फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? फ्लूइड में, अब फ्लूइड में हीट के ट्रांसफर को आप समझे जरा, बिल्कुल आराम से समझे कि फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा। फ्लूइड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में समझो जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कौन से लेवल पे सर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म रूप से, बहुत छोटे छोटे रूप में आप इसका एनालिसिस कर रहे हो, सूक्ष्म रूप से आप डिस्कस करने जा रहे हो। तो मैं आपको एक छोटा सा, अगर मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात करना चाहूँ तो ये देखें आप जरा कि ये आप देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन करते रहते हैं, और साथ ही साथ आपको लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। अभी गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में देखो, ये गैस का मॉलिक्यूल्स हो गया, ये जो था वो भी गैस का ही मॉलिक्यूल्स है,
ये जो है वो गैस का मॉलिक्यूल्स है। गैस के मॉलिक्यूल्स आपको रैंडम मोशन करते हुए नजर आएंगे। ये जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो क्या आप देख पा रहे हो कि वो एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं? देखिए ध्यान से, जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं सर? कोलिजन कर रहे हैं। जब ये कोलिजन हो रहा होगा तो क्या आपको नहीं लगता एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा। आपने बचपन में, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आज भी कंचे खेले होंगे, गोली जिसको हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलते हैं। अभी इस पे वापस आएंगे। तो जब आप कंचे खेलते हो, जब आप गोली खेलते हो तो क्या करते हो? एक गोली से दूसरे गोली में कोलिजन करते हो। तो जो कोलिजन करेगा वो रेस्ट पर हो जाएगा, जो रेस्ट पर था वो भाग जाएगा। क्यों भाग गया? काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भले वो रेस्ट पे नजर आए, भले ही आपको लग रहा होगा कि वो रेस्ट पर है, मगर वो आपस में आपको कोलिजन करते हुए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नजर आएंगे। जैसे आपके पास जो बॉटल है उसमें जो पानी रखा हुआ है, वो पानी अगर मैं आपसे कहूं कि रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप कहोगे सर रेस्ट पे है, मेरे बगल में ही तो है, वो कहाँ भाग रहा है? मगर उसी वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो क्या वो वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको रेस्ट पर नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। वो वाटर का मॉलिक्यूल्स आपको मूव करते हुए नजर आएगा। हो सकता है ऐसा ही मूव करता हुआ नजर आए। लिक्विड में ये मूवमेंट कम होगा और गैस में ये मूवमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड का जो रैंडमनेस होता है ना, वो गैस के मुकाबले क्या होता है सर? गैस के मुकाबले लिक्विड में रैंडमनेस जो होगा, लिक्विड में रैंडमनेस कम होता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं मगर धीरे धीरे भाग रहे हैं। ठीक है, उसमें रैंडमनेस कम होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर गैस में ये जो है ये बहुत ही कम समय के लिए है, बहुत ही कम समय के, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, जहां पर हैं उसी में वाइब्रेट करेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप किसी गैस के मॉलिक्यूल्स को या फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को, फ्लूइड मतलब आप समझ पा रहे हैं, तीन तरह के सबस्टेंस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिलाकर, सॉरी, लिक्विड और गैस दोनों को मिलाकर आप बोलते हो कि सर ये फ्लूइड है। तो सबस्टेंस बेसिकली दो तरह के हैं, सॉलिड और फ्लूइड। फ्लूइड में कौन से आ जाएंगे? फ्लूइड में आ जाएंगे लिक्विड भी और गैस भी। तो लिक्विड और गैस दोनों को कहा जाता है फ्लूइड। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा अपने सेमेस्टर में। तो ये फ्लूइड कहा जाएगा। तो सॉलिड की बात कर लिया आपने, अब किसकी बात करते हैं? फ्लूइड की बात। तो फ्लूइड में मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड मतलब दोनों की बातें हो गई, लिक्विड की भी बात हो गई और गैस की भी बात हो गई। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रैंडम मोशन करते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। अब उनका भी रैंडम बिल्कुल रैंडम नहीं है, उनके भी रैंडमनेस में एक कहानी है। क्या? कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होगा। जिस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होगा उसके पास एनर्जी कम होगी और वो कम वेलोसिटी से भाग रहा होगा। तो अगेन सही बात है, जब आपस में कोलिजन होगा तो एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र किन की वजह से होता है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा सर ड्यू टू कोलिजन। एनर्जी का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होगा? कोलिजन्स की वजह से। तो सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र लैटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र लैटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। जबकि गैस में या फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफ़र होगा
वो कोलिजन्स की वजह से होगा। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर हो गया। कौन सा तरीका है हीट ट्रांसफर का? कंडक्शन वाला। कौन सा तरीका है? कंडक्शन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्लूइड क्या होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन पे। तब की बात कर रहे हो आप, फ्लूइड कैसे? स्टैटिक कंडीशन या रेस्ट कंडीशन पे होना चाहिए। ये हम लोग कंडक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कह दिया कंडक्शन में ये इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है, मगर कंडक्शन को अभी आपने परिभाषित नहीं किया है। कंडक्शन की आपने परिभाषा अभी नहीं लिखी है। तो चलिए परिभाषा या डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं पहले। कंडक्शन, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कंडक्शन का। ठीक है, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट in a substance, in a substance। सबस्टेंस अगर कोई पूछे कौन से सबस्टेंस में, तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट इन अ सबस्टेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, due to exchange of energy between molecules having more energy and molecule having less energy। molecules having more energy and molecules having less energy। कंडक्शन क्या है सर? कंडक्शन हीट का फ्लो है। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो है। कहाँ पे हीट का फ्लो है? सबस्टेंस में। सबस्टेंस का मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अच्छा, क्यों हीट का फ्लो हो रहा है? एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस एनर्जी। जिनके पास ज्यादा एनर्जी है उससे जिनके पास कम एनर्जी है उनको हीट ट्रांसफर करवाना है, तो इसलिए कंडक्शन हीट का फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडक्शन के रिगार्डिंग आपके पास एक्सप्लेनेशन हो गया कि कंडक्शन कैसे हो रहा है और क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका परिभाषा है। तो कंडक्शन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। क्यों होता है? एनर्जी को एक्सचेंज करवाने के लिए। ठीक है, किसके किसके बीच? जिस मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है उससे, जिस मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी है उसको। सॉलिड में कंडक्शन कैसे होगा? तो सर सॉलिड में जो कंडक्शन होगा वो लैटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होगा। लिक्विड या गैस में जो कंडक्शन होगा वो कैसे होगा? कोलिजन्स की वजह से होगा। तो ये हमारे पास बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, अब हमें बात करना है कि कंडक्शन कौन से लॉ के ऊपर परफॉर्म करता है। सबका अपना अपना लॉ है। कंडक्शन का अपना लॉ है, कन्वेक्शन का अपना लॉ है, रेडिएशंस का अपना लॉ है। तो कंडक्शन कौन कौन से लॉ के ऊपर परफॉर्म करेगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी अपने नोट्स के दौरान लिख लेना कि जो कंडक्शन है वो फोरियर्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। यानी कंडक्शन का जो हीट ट्रांसफर है वो हम लोग फोरियर्स लॉ से डिस्कस करते हैं। कन्वेक्शन जो है वो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ध्यान में रखकर बात करते हैं। और रेडिएशन जो है वो हम लोग स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को ध्यान में रख के करते हैं। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करते हैं। तो कंडक्शन फोरियर लॉ के ऊपर बेस्ड है, कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड ऑन, और रेडिएशन स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो अभी आपने कंडक्शन पढ़ लिया।
तो अब आपको लॉज पढ़ना चाहिए कि वो कौन से लॉज के ऊपर वो बेस्ड होने जा रहा है। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ के थ्रू हम लोग बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये समझें आप कि फोरियर्स लॉ क्या कह रहा है। पहले मैं एक बार इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। द लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर by the conduction, the rate of heat transfer by the conduction per unit area in any direction, in any direction is directly proportional to the, is directly proportional to the, is directly proportional to the temperature gradient in that particular direction, in that particular direction, the rate of heat transfer by the conduction। आपको पता है कि हम लोग HMT पढ़ रहे हैं तो हमेशा किसके लिए बात करेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए बात करेंगे। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन पर यूनिट एरिया इन एनी डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो हीट का ट्रांसफर है उसका रेट किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस से n का कोई डायरेक्शन है, n में भी x डायरेक्शन, में भी y डायरेक्शन, में भी z डायरेक्शन, में भी रेडियल डायरेक्शन, कोई सा भी डायरेक्शन, n का डायरेक्शन, n के डायरेक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और यहाँ पर एक माइनस साइन आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर माइनस साइन क्यों आया यहाँ पर, माइनस साइन क्यों आया? पहले समझे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर स्पेस के साथ बदल रहा है, लोकेशन के साथ बदल रहा है। यानी टेम्परेचर x के साथ बदल रहा है, y के साथ बदल रहा है, z के साथ बदल रहा है, ऐसा कुछ। तो जिस भी दिशा में टेम्परेचर चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है हीट ट्रांसफर क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर के लिए रीजन ही कौन है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जब हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है तो टेम्परेचर डिफरेंस जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी दीवार के दो फेस का टेम्परेचर यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है और T1 की वैल्यू T2 से बड़ी है, तो हीट का ट्रांसफर इस दीवार से ऐसे होगा, ये डायरेक्शन होगा हीट ट्रांसफर का। क्योंकि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछूं, मान लीजिए ये x का डायरेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, डेल टी बाई डेल एक्स। क्या बोलोगे आप, डेल टी बाई डेल एक्स। और अगर मैं इसको T2 माइनस T1 और X2 माइनस X1 बोलूं, तो यहाँ पर T1 और T2 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे सर T1 बड़ा है। तो इसका मतलब डेल टी बाई डेल एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव या निगेटिव? ये डेल टी बाई डेल एक्स आ जाएगा निगेटिव। तो डेल टी बाई डेल एक्स इटसेल्फ निगेटिव है। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने क्या पुट कर लिया है, माइनस साइन पुट कर लिया है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मगर ग्रेडियंट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइनस साइन क्यों लगाया है,
ये माइनस साइन क्यों लगाया है? तो आपका जवाब होना चाहिए नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट that heat always take place from higher energy to lower energy. Negative sign represent that heat always take place from higher temperature. higher temperature लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा. higher temperature to lower temperature. तो ये आपके पास फोरियर लॉ हो गया. क्या कहा गया सर? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर का जो रेट है कंडक्शन के तरीके से पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिस दिशा में आप हीट ट्रांसफर की बात कर रहे होंगे, इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. जिस भी डायरेक्शन में आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे होंगे. ठीक है. अब यहां पर आपको पता है कि इस तरह से करने पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा. क्या आ जाएगा सर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा. तो माइनस है, एरिया को भी इधर भेज दीजिए, डेल टी बाई डेल एन हो जाएगा, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग के बोलते हैं. क्या बोलेंगे सर? के. के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है. के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है. के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है. ठीक है. तो ये हमारे पास फोरियर्स लॉ ऐसा हो गया है. ठीक है. तो आपने क्या पढ़ा? कंडक्शन पढ़ लिया और थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ लिया. ठीक है. आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. अलग अलग कंडीशंस में आप देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होने जा रहा है, और फिर उसके बाद दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन, और वो किस तरह से परफॉर्म करता है, और फिर रेडिएशंस के बारे में भी समय रहा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो फुली आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा. आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, आपने समझा होगा कि आपको हीट ट्रांसफर क्यों मिला पढ़ने को. ठीक है. तो पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय. थैंक यू.